साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि हो जाइए तैयार और पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी साथी पेन कॉपी लेके तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले सवाल से। ये रहा पहला सवाल आपके सामने में, और आप लोग भी साथ में जवाब दिया कीजिए। तो देखिए, पहला सवाल है कि मूली एक रूपांतरित है। बताइए मूली किसका रूपांतरित है? क्या मूली आपका मूल का रूपांतरित है, या फिर कंद का, फिर फल का, या फिर पुष्प का? आप लोग जवाब दीजिए कि मूली किसका रूपांतरित है। तो देखिए साथियों, मूली के बारे में और क्या क्या सवाल आपको पूछ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि मूली आपका क्या है, जड़ है। मूली क्या है साथियों? जड़ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कैसा जड़ है, अगर पूछ दे तो ये आपका मूसला जड़ होता है। कैसा साथियों? मूली आपका मूसला जड़ होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, मूली आपका क्या है, ये किसका रूपांतरण है? तो मूली आपका मूल का रूपांतरण है। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात और आप जान लीजिए, ये कंद जो है ना साथियों, ये कंद कुछ नहीं, आलू जो होता है ना, आलू आलू आपका क्या होता है? कंद होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आलू क्या है? कंद है। और आलू के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा कि आलू क्या है आपका, ये आपका तना होता है। आलू क्या होता है साथियों? तना का रूपांतरण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट। साथियों, ये रहा दूसरा सवाल आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। पहले तो आप जानिए वायवीय श्वसन क्या है। देखिए, जो श्वसन ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और एक होता है अवायवीय श्वसन। एक क्या होता है साथियों? अवायवीय। इस बात को भी आप जान लीजिए। एक होता है अवायवीय श्वसन, और ये श्वसन आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बोला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उससे क्या प्राप्त होता है। तो साथियों, क्या उससे एथेनॉल और CO2 प्राप्त होता है, या लैक्टिक अम्ल और CO2 प्राप्त होता है, या फिर CO2 और जल प्राप्त होता है, या फिर एथेनॉल और जल प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी ग्लूकोज का विखंडन होगा ना साथियों, वो आपसे क्या प्राप्त होगा? तो उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपके सामने में अगर सवाल आ जाए कि अवायवीय श्वसन से क्या होता है, जब अवायवीय श्वसन में हो साथियों ग्लूकोज का विखंडन, तब क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अवायवीय श्वसन में ना अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखिएगा, किसमें? मनुष्य में साथियों, मनुष्य में अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो इसमें आपका क्या प्राप्त होगा? इससे आपको लैक्टिक अम्ल प्राप्त होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, जिसको लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। कब? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ग्लूकोज का विखंडन होगा तो मनुष्य में क्या होगा आपको साथियों? क्या प्राप्त होगा? लैक्टिक अम्ल। और देखिए, यही अगर आपका किसमें? मनुष्य की जगह में अगर ईस्ट में होगा ना साथियों, किसमें? ऑक्सीजन के अभाव में अगर ग्लूकोज का विखंडन अगर ईस्ट में होगा ना साथियों, तब क्या प्राप्त होता है? तब हम लोगों को इथेनॉल, क्या साथियों? इथेनॉल प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इथेनॉल और क्या? CO2। यानी अगर पूछ था कि ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन अगर ईस्ट में होता है, तब उस सवाल का जवाब क्या होता? तब सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाता साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग को हम बढ़िया से समझा पाए। चलिए बढ़ते हैं 2 के बाद तीसरे सवाल की ओर। ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने में। हालांकि काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, हर एक बातों को जानने का कोशिश करेंगे। क्या है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? सबको पता है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है साथियों? 78% है। कितना? 78% क्या आपका नाइट्रोजन गैस है किसमें? वायुमंडल में। और ये जो आपका 21% है ना साथियों, ये आपका ऑक्सीजन गैस है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस 21% है। इसके अलावा आप जान लीजिए साथियों, इसके अलावा आपका एक सवाल पूछता है कि कौन सा अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो आर्गन होता है ना साथियों, आर्गन ये आपका अक्रिय गैस है, और इसकी मात्रा ना वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। वो लगभग में 0.93% है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथा प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है
कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं कि अगर ये मान लेते हैं पहला इस स्टेज में है, ये अगर बदल करके दूसरा स्टेज में आ गया, अगर इसको आप फिर से इसी रूप में नहीं ला पाए तो आपका क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर उसको आप फिर से उसी रूप में वापस नहीं ला पाए साथियों तो उस प्रकार के बदलाव को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है साथियों, अगर आप उसी रूप में लेके आ गए तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो बोला है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए अगर आप जल को जमा रहे हैं तो इसको आप गर्म करके तो फिर उसको आप जल के रूप में लेके आ ही जाइएगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए साथियों चीनी का पिघलना, चीनी आपका अगर पिघल गया तो उस चीनी को फिर आप क्या कीजिए, ठंड कीजिए, वो आपका फिर से क्या हो जाएगा, उसी रूप में आ जाएगा साथियों। आपका देखिए दूध का जो खट्टा होना ये और आपका लवण का क्रिस्टलीकरण, तो देखिएगा साथियों दूध जो अगर आपका खट्टा हो जाएगा ना, दूध खट्टा होकर के आपका दही बन जाता है, और दूध से दही का बनना क्या हो जाता है साथियों, आपका वो रासायनिक परिवर्तन है। और इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको प्यार से यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दूध जो दही में बदलता है ना साथियों, दूध किस में बदलता है, दही में बदलता है, तो दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे रोल निभाता है, बस आपको कमेंट बॉक्स में प्यार से बता देना है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए 4 के बाद बढ़ेंगे 5वां प्रश्न की ओर। देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने है। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी तैयारी को बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े साथियों। देखिए 5वां प्रश्न है कि जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यहाँ पे खाली जगह बोला है, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा सरल जीव है जिसको अगर आप काटिएगा ना तो उसका जो भी टुकड़ा होगा उस टुकड़ा से ना फिर से विकसित वो हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है। क्या वो आपका साथियों ईस्ट है, या फिर आपका प्लेनेरिया है, या फिर आपका गुलाब है, या फिर साथियों ब्रायोफिलम है। तो देखिए इस प्रकार का जो गुण है ना साथियों, वो आपका किसमें, प्लेनेरिया में पाया जाता है। किसमें, प्लेनेरिया में पाया जाता है। मानते हैं कि ये आपका क्या है, प्लेनेरिया है। क्या साथियों, प्लेनेरिया है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सपोज इसको अगर हम लोग इस तरह बीच से काट दिए, जब इसको काट दिए तो इस तरह का ये आपका 2 टुकड़ा हो जाएगा साथियों, इस तरह का ये आपका 2 टुकड़ा हो जाएगा। और ये फिर जो दोनों टुकड़ा है ना साथियों, ये दोनों टुकड़ा फिर से क्या होगा, फिर से विकसित होकर के पहले की तरह बन जाता है साथियों। ये गुण आपका किसमें पाया था, प्लेनेरिया। और आप ध्यान रखिएगा, अगर प्लेनेरिया ऑप्शन ना रहे, इसके जगह में अगर आपका ऑप्शन क्या रहे साथियों, हाइड्रा रहे। क्या रहे, हाइड्रा रहे, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वाला गुण आपका प्लेनेरिया में भी पाया जाता है और हाइड्रा में भी पाया जाता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद 6ठा प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 6ठा प्रश्न आपके सामने में कि ध्वनि सबसे तेज होती है माध्यम में संचारित, यानी ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है। क्या साथियों, ठोस में, या फिर द्रव में, या फिर गैस में, या फिर निर्वात में। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि को ना गमन करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना इसको माध्यम चाहिए। क्या चाहिए, इसको माध्यम चाहिए। और आप जानते हैं कि निर्वात में तो कोई माध्यम होता नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो आप पहले ही काट दीजिए साथियों, इसको आप पहले काट दीजिए, ये आंसर होगा नहीं। अब देखिए ध्वनि सबसे तेज किस में होता है, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे तेज सॉलिड में होता है, उसके बाद आपका लिक्विड में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो ध्वनि जो है साथियों उसका संचारण सबसे तेज किस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में साथियों, सबसे कम गैस में। तो यहाँ पे बोला था कि सबसे तेज बोला है, तो सबसे तेज क्या हो जाएगा, आपका ठोस हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अगर सबसे कम बोलता तब उस कंडीशन में क्या हो जाता, आपका गैस हो जाता। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। और ये आपका निर्वात में नहीं चलेगा, क्योंकि इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए 6 के बाद आप बढ़ेंगे 7वां प्रश्न। बस आप प्यार से ये बता दीजिए कि ध्वनि को ना किस में मापा जाता है। ध्वनि को साथियों किस में मापा जाता है। आप सभी प्यारे साथी, आप लोग शायद खेल के बहुत शौकीन हैं और IPL देखते भी होंगे, तो अब आप लोग आसानी से बता दीजिए कि ध्वनि को किस में मापा जाता है। चलिए 6 के बाद बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने में। बताइए 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है साथियों, क्या आपका 1 न्यूटन मीटर होता है, या फिर 1 न्यूटन पर मीटर होता है, या फिर साथियों 10 न्यूटन मीटर होता है, या फिर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप फटाफट इस बात को जवाब दीजिए। तो साथियों यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका कार्य जो है ना, कार्य
और आपका जो ऊर्जा होता है इसका अगर मात्रक आपको पूछेगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक पूछेगा साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसका मात्रक कौन होता है, आपका जूल होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल बराबर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ कुछ पॉइंट जो आपको थोड़ा अगर फैक्ट वाला लगे और आपको लगे कि इसको नोट करना है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके उसको नोट कर लीजिए साथियों। और अगर आप लोग को वीडियो काफ़ी स्पीड लगे ना, तो थोड़ा उसको आप क्या कीजिए, रोक करके तब उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए 7 के बाद आप बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जरा सा आप लोग ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, क्या ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है कि नहीं साथियों। चलिए आगे 8वां प्रश्न में, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। बताइए अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइडों के कारण होता है, क्या कार्बन के ऑक्साइडों के कारण होता है, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है, या केवल सल्फर के ऑक्साइडों के कारण होता है, या फिर साथियों ऑप्शन डी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक होता है ना, वो आपका क्या होता है, SO2 और आपका NO2। तो देखिए ये आपका सल्फर का ऑक्साइड हो गया और ये आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है वो किसके ऑक्साइड के कारण होता है, आप ध्यान रखिएगा, वो आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। आपका क्या अम्लीय वर्षा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक बात और नोट कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में ना मैक्सिमम बार पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा जो है ना साथियों, अम्लीय वर्षा इसका पीएच वैल्यू कभी कभी पूछ देता है, इसका पीएच मान कभी पूछ देता है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका पीएच मान कितना होगा साथियों, 5.6 से ना कम होता है। क्या होता है, 5.6 से इसका पीएच मान कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। ये जो अम्लीय वर्षा के कारण ही ना आप देख रहे हैं ताजमहल का रंग बदलता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, ये सभी किसके कारण साथियों, अम्लीय वर्षा के ही कारण। चलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा 9वां प्रश्न आज के सेशन का। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होती है। देखिए विटामिन से आपका सवाल है, बोला कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होती है। क्या आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देखिए मेरे बहुत सारे प्रिय साथी को ये लगेगा कि सर ये सब तो आप हलवा सवाल लेके आ गए हैं। देखिए सवाल हलवा नहीं है, बहुत मज़ेदार सवाल है और बच्चे हमेशा एग्ज़ाम में ना आसान सवाल में ही फंसते हैं। और ये सवाल आपके लिए आसान नहीं है बल्कि मॉडरेट लेवल का है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसलिए आप लोग कभी ये नहीं सोचिएगा कि कहाँ से सब सवाल लेके आ जाते हैं। तो साथियों देखिए आपको जवाब देना है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। तो देखिए आप ना जान लीजिए, जो विटामिन ए की अगर कमी होगा ना साथियों, तो कौन सा रोग होगा, तो आपका हो जाएगा रतौंधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बीमारी है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं जीरोपथैलेमिया। क्या साथियों, जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया नोट कर लीजिएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, जीरोपथैलेमिया। रुकिएगा थोड़ा सा, लिखने में दिक्कत हो जाता है। ये हो गया आपका जीरोपथैलेमिया। लीजिए अब ये हो गया आपका जीरोपथैलेमिया। ये आपका देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपथैलेमिया होता है, इसको ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद देखिए विटामिन बी जो है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग लिख लीजिए, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। क्या होता है साथियों, बेरी बेरी होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और देखिए विटामिन सी जो है ना, इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है साथियों, स्कर्वी नामक रोग जो है ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है साथियों, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। और ये रिकेट्स आपका किसमें ज़्यादातर होता है, बच्चों में होता है। किसमें, बच्चों में ये आपका ज़्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब पूछा था कि स्कर्वी ना, तो आप खुद अपने से जवाब दे दीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे। अब आप खुद जवाब दे दीजिए साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए साथियों कैसा लगा। देखिए सवाल एक था लेकिन हम लोग क्या कि सारी बातों को एक्सप्लेनेशन किए, ताकि अगर कभी आपको एग्जाम में कोई भी सवाल पूछ दे तो आप इजीली उसका हल निकाल लें। चलिए 9 के बाद आप बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 10वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है। आप लोग भी जवाब दीजिए कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बताइए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह, कितना साथियों, कुल 8 ग्रह है। इन 8 ग्रह में से मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और वो हमारी पृथ्वी है साथियों। ठीक है, यहाँ पे आपका जीवन संभव है। उसके बाद देखिए बोला है कि किस ग्रह को ना लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल था, जो मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह के नाम से साथियों, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि आप अपना ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ना
आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा होता है। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड आपका मंगल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्या साथियों? आयरन ऑक्साइड जो है आपका मंगल ग्रह में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए आपका मंगल ग्रह कैसा होता है? लाल होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए शुक्र के बारे में आप कुछ बातें जान लीजिए, बहुत सारी बात। देखिए शुक्र ग्रह है ये सबसे चमकीला ग्रह। अगर कभी आपको पूछ दे सबसे चमकीला ग्रह पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगर शुक्र के बारे में पूछ दे भोर और सांझ का तारा, भोर और सांझ का तारा साथियों, भोर और सांझ का तारा अगर आपको पूछ दे तब भी आपका क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए सबसे खूबसूरत अगर बोलेगा तब भी आपका शुक्र हो जाएगा। अगर आपको पृथ्वी की बहन बोल देगा, पृथ्वी की बहन, तब भी शुक्र हो जाएगा। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। ये रहा 11वां प्रश्न आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है साथियों, उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। बोलिए कैसे हटाया जा सकता है? क्या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर कार्यालय ज्ञापन द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर साथियों जनमत संग्रह द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर प्रीवी काउंसिल द्वारा हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना साथियों, उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये महाभियोग क्या है? तो देखिए महाभियोग ना एक आपका ना क्या है साथियों? एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या आपका? कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। ये आपका कौन? कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है आपका महाभियोग। ठीक है। इसमें क्या होता है ना साथियों, आप जान लीजिए, इसमें क्या होता है कि जिसके तहत किसी भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई न्यायाधीश हो, या फिर कोई मंत्री हो, अगर उस पर कोई शक हो, उस पर कोई डाउट हो, तो इसी महाभियोग के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? उसके पद से हटाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, आप यहाँ से रुकिए थोड़ा सा। एक बात और जान लीजिए, जब अगर आ ही गया साथियों, देखिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 का 4 साथियों, अनुच्छेद 124 का 4, इसके तहत क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो आपका उच्च न्यायालय होता है, उसके न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर किसके? राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। कौन सा? आर्टिकल 124 का 4 के तहत आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो CJI यानी चीफ जस्टिस जो इंडिया होता है, उसको ना साथियों संसद के समावेदन, किसके? संसद, लिख लीजिए इसको, संसद के समावेदन पर, संसद के समावेदन पर किसके द्वारा? राष्ट्रपति, जो होता है राष्ट्रपति होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अभी राष्ट्रपति कौन है? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश से ना उसको हटाया जा सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। ये रहा 12वां प्रश्न। देखिए फटाफट हम लोग कोशिश करेंगे जवाब देने का कि एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द क्या है? क्या ये आपका चीनी शब्द है, या अंग्रेजी शब्द है, या स्पेनिश शब्द है, या फ्रेंच शब्द है? ध्यान रखिएगा साथियों, एल नीनो जो है ना, ये आपका स्पेनिश शब्द है। क्या है? ये आपका स्पेनिश शब्द है। इसका ध्यान रखिएगा। एल नीनो आपका कौन सा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। अगर इसका अर्थ आपको पूछ दे कि इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? बालक ईसा। क्या होता है? बालक ईसा। क्या हो जाता है? बालक ईसा हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। ये रहा 13वां प्रश्न कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। देखिए किसान क्या करता है, एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों का उगाने के पीछे का कारण क्या है? तो क्या पहला ऑप्शन है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, या फिर साथियों कृषि साख की उपलब्धता, या फिर सरकारी कृषि नीति हो जाएगा, या फिर उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो देखिए किसानों द्वारा ना एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने का जो पीछे जो उसका मुख्य कारण है वो आपका सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुविकसित सिंचाई प्रणाली हो जाएगा साथियों। इस सवाल का जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 13 के बाद बढ़ेंगे 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आप लोग जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, अभी जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यार से। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए साथियों? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष, या फिर 35 वर्ष, या 21 वर्ष? तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए ना न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आप ये ध्यान रखिए, जो देखिए आपका PM हो गया,
आपका क्या पीएम हो गया साथियों, या फिर आपका एमपी हो गया, या फिर आपका सीएम हो गया, ये सभी बनने के लिए ना न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु आपका कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। पीएम सीएम एमपी ये सब बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, और वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है बताइए। प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या निर्मला सीतारमन, या प्रतिभा पाटिल, या फिर आपका सुषमा स्वराज, या सरोजनी नायडू। देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही इसके बारे में कुछ बातें और आप जान लीजिए कि ये आपका कौन सा 12वीं राष्ट्रपति थी। कौन सा, भारत का 12वीं राष्ट्रपति, कौन से नंबर का, 12वीं नंबर का ये आपका राष्ट्रपति थी। अगर इसका कार्यकाल आपको पूछ दे, अगर इसका आपको क्या पूछ दे, कार्यकाल पूछ दे, तो आपको घबराना नहीं है। इसका कार्यकाल बता दीजिए साथियों, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये था 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2007 से आपका 25 जुलाई 2012, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, ध्यान रखिएगा। 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 इसका कार्यकाल था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। देखिए 16वां प्रश्न है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है बताइए। राजेंद्र सेतु जो है वो आपका किस नदी पर स्थित है, क्या वो आपका गंगा पर है, या फिर आपका बागमती पर है, फिर कोसी, या फिर महानंदा। बताइए साथियों राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो देखिए राजेंद्र सेतु ना आपका गंगा नदी पर स्थित है। किस पर, गंगा नदी पर स्थित है। अब देखिए कहाँ पर, तो गंगा नदी पर ना ये आपका मोकामा में, कहाँ पे, मोकामा एक जगह है ना साथियों, मोकामा में आपका गंगा नदी पर आपका स्थित है राजेंद्र सेतु। और देखिए इस सेतु के बारे में एक बात और आप जान लीजिए, इस सेतु के बारे में जान लीजिए साथियों, राजेंद्र सेतु के बारे में, कि ये जो आपका सेतु है ना, इसमें आपका ट्रेन भी चलता है और इसमें आपका क्या सड़क भी है। इसमें क्या आपका रोड भी है और आपका ट्रेन भी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेल सह सड़क पुल है। या इसको किस नाम से जाना जाता है, रेल सह सड़क पुल। यानी इसमें आपका रेल भी है, चलता है, और आपका इसमें सड़क भी है, यानी गाड़ियाँ भी चलती है। इसलिए जो आपका राजेंद्र सेतु है ना साथियों, ये आपका रेल सह सड़क पुल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका गंगा नदी पर है, और गंगा नदी पर कहाँ, तो मोकामा में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। चलिए साथियों 17वां सवाल का जवाब दीजिए। प्रश्न का 17 है कि कच्चा माल, रुकिएगा थोड़ा सा, आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग देखिए क्या है कि कच्चा माल वो हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल वो हाथ में डायरेक्ट मुद्रा को, उसको क्या कहते हैं, क्या उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं, या स्थिर पूंजी कहते हैं, या मानव पूंजी, या ऑप्शन डी ए ओ बी दोनों। तो साथियों देखिए कच्चा माल और आपका डायरेक्ट हाथ में जो मुद्रा मिलता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कार्यशील पूंजी हो जाएगा। क्या होगा, यानी कार्यशील पूंजी होगा, यानी फौरन कार्य करके आपको फौरन पूंजी मिल जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद 18वां प्रश्न की ओर। ये रहा 18वां प्रश्न आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, क्या 10 अक्टूबर को, 1 अगस्त, 8 सितंबर, या फिर 30 नवंबर। साथियों आपके एग्जाम में ना दिवस से रिलेटेड एक सवाल हर हाल में आना है और आता ही है। तो देखिए 18वां सवाल जो है साथियों क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग भी जवाब दीजिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए रिसेंटली आपका अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, और मई में देखिए आपका कौन कौन सा दिवस है। 1 मई को आपका मजदूर दिवस, 1 मई को कौन सा डे साथियों, लेबर डे मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, LABOUR लेबर डे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले जो आपका मई से पहले कौन सा, अप्रैल जो महीना था साथियों, 22 अप्रैल आपका पृथ्वी दिवस, आपको पता है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलेंगे इसके बाद 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 19वां प्रश्न। आप लोग जवाब दीजिए कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। देखिए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं, वो उसको क्या कहेंगे, क्या आप उसको चिनकू कहेंगे, या फिर फोहन कहेंगे, या फिर ब्लिजार्ड, या फिर साथियों लू कहा जाता है। बताइए उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम में, जैसे उत्तर पश्चिम में भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाएगी साथियों, तो ये आपका क्या कहलाती है, ये आपका लू कहलाती है। क्या साथियों, लू कहलाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ये आपका कहाँ, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में चलता है। देखिए अगर आपको पूछ ले साथियों, अगर यहाँ से आपको पूछ ले कि जो आपका चिनकू है ना, ये चिनकू आपका हवाएं कहाँ पे बहती है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कहाँ पे, कनाडा में। कहाँ पे साथियों, और कनाडा में ये वाली हवा आपका बहता है, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और फोहन जो हवा है, ये फोहन आपका कहाँ पे साथियों, ये आपका यूरोप में। कहाँ पे, यूरोप में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो ब्लिजार्ड है ना, ब्लिजार्ड, ये आपका अंटार्कटिक क्षेत्र में बहता है। कहाँ पे, अंटार्कटिक क्षेत्र में आपका ये बहता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, अंटार्कटिक क्षेत्र में आपका ये बहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। देखिए भारत जैसे देश में ना सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, कि आपका भूमि है, या श्रम है, या पूंजी है, या ज्ञान है। तो देखिए साथियों भारत में ना वो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो उत्पादन का साधन हो जाएगा वो आपका किससे हो जाएगा, श्रम से हो जाएगा। किससे, श्रम से हो जाएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 के बाद 21वां प्रश्न। ये रहा 21वां प्रश्न आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए फटाफट कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, क्या आपका एस धामी थी, या फिर विजय लक्ष्मी रामनन थी, या फिर साथियों वीएस रामा देवी, या फिर साथियों मीरा कुमार। बताइए देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका वीएस रमा देवी, कौन, वीएस रमा देवी थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। और ये कितने नंबर की थी, तो ये 9वें नंबर की। कौन से नंबर, 9वें नंबर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अगर पूछ ले साथियों कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखिएगा आपका ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन है साथियों, ज्ञानेश कुमार है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न। ये रहा 22वां प्रश्न। आप लोग जवाब दीजिए कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था, क्या चीन में हुआ था, या क्यूबा में, या रूस में, या फिर साथियों उत्तर कोरिया में। तो साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग किस देश में हुआ था, तो साथियों ध्यान रखिएगा साम्यवाद का पहला प्रयोग ना रूस में हुआ था। कहाँ पे, रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न की ओर। देखिए 23वां प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता वो किसके अंदर निहित होती है, क्या वो सांसद में, या फिर जनता में, या मंत्री परिषद में, या फिर नौकरशाह में। तो देखिए लोकतंत्र में ना जो अंतिम पावर होता है किसके पास होता है, जनता के पास होता है। किसमें साथियों, जनता के पास होता है। यानी अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, क्योंकि एक जनता ही क्या करता है साथियों, उम्मीदवार खड़ा होता है, और वही जनता क्या करता है, किसी को जिताता है, और वही जनता जीत करके किसी पर क्या करता है, सभी पर शासन करता है। यानी साथियों अगर देखिएगा तो अंतिम सत्ता किस पर निहित होती है, जनता पर होती है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बारे में एक लाइन बहुत प्यारा है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल। चलिए 23 के बाद बढ़ते हैं 24वां प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 24वां प्रश्न। बताइए कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर का जो आंदोलन हुआ था उसमें किसकी भूमिका प्रमुख थी, क्या आपका गुंडाधुर की, या फिर जतरा भगत की, या मंगल पांडे, या फिर बिरसा मुंडा। तो साथियों देखिए जो बस्तर आंदोलन हुआ था ना उसमें गुंडाधुर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी प्रमुख थी। अब इसके बारे में कुछ बातें और जान लीजिए आप फिर कि ये जो आपका गुंडाधुर था ना, ये गुंडाधुर क्या था, एक आदिवासी नेता था। क्या था साथियों, आदिवासी नेता। कैसा अगर आपको पूछ दे कि आपका कौन सा था, तो ये आदिवासी नेता था। इस बात को आप जान लीजिएगा साथियों। और देखिए कब हुआ था, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। आपका जो बस्तर आंदोलन था ये आपका 1910 में, कब साथियों, 1910 में हुआ था। कहाँ पे, बस्तर में एक आंदोलन हुआ था। तो ये आपका कब हुआ था, 1910 में। और इसका प्रमुख कौन था, गुंडाधुर था। और गुंडाधुर क्या साथियों, एक आदिवासी नेता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मंगल पांडे के बारे में आप लोग अगर कुछ भी बातें जानते हैं तो बस प्यार से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों मंगल पांडे के बारे में। चलिए बढ़ेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके
अधिक उत्पादन से संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति जो हुआ था ना साथियों, वो किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? क्या चावल के अधिक उत्पादन से, या जई के, या दूध, या फिर तिल? साथियों देखिए, देखने से ही लग रहा है कि श्वेत क्रांति जो है वो किसके अधिक उत्पादन के लिए? तो श्वेत क्रांति आपका दूध होता है, यानी दूध के अधिक उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति को चलाया गया था साथियों। अब देखिए इस श्वेत क्रांति में ना, ये श्वेत क्रांति चलाया गया था दूध के लिए, लेकिन दूध का अधिक उत्पादन के लिए ना एक और चलाया गया था, क्या? ऑपरेशन फ्लड। क्या साथियों? दूध का अधिक उत्पादन के लिए कौन सा चलाया गया था ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। जैसे अभी हमारे देश की बहनों का जो सिंदूर मिटा दिया गया था, तो उसका बदला लेने के लिए अभी कौन सा ऑपरेशन चला? तो ऑपरेशन सिंदूर साथियों। कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए साथियों अपने देश के नौजवानों पर। तो साथियों देखिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, लेकिन देखिए दूध का अधिक उत्पादन के लिए ना ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी सवाल पूछ दे कि दूध के उत्पादन में हमारा देश विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूध के उत्पादन में हमारा देश ना ये आपका प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान रखता है पूरे विश्व भर में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो था ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। तो अब आप लोग बताइए आज का सेशन कैसा लगा? 25 क्वेश्चन जो था आज के सेशन में, जो जीएस पोर्शन का, आप लोगों को कैसा लगा साथियों? मज़ा आया कि नहीं आया? बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होते चले जाइएगा, और पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल भी ध्यान दिया कीजिए साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।